हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर लिए चलते हैं नाज़रीन आपको, जहां पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियाल अजीज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जो ये मरहला है, और इसमें ज़रूर मैं समझता हूँ कि एक थोड़ा सा रिकैप जो है अवाम के लिए वो सामने रखना चाहिए। वैसे तो ये तासुर फैलाने की कोशिश की जा रही है कि मुल्क में एक पूछ गीछ का और एक एहतसाब का निज़ाम जो है वो सामने आया है और अपने अंदाज से आगे चलता जा रहा है। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि जिस माहौल में अभी ताज़ा सिंध में पूरे सूबे के लिए जो वहाँ से आवाज़ें आ रही हैं और जो केसेस फाइल हुए हुए हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं, उसमें कानून पास किया जाता है कि पूरा का पूरा जो अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस है वो यहाँ से ख़त्म कर दिया जाए। किसका? नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का। और इसी तरह से वहाँ पीपल्स पार्टी है, और इसी तरह से केपी में जो जमात आई इस बुनियाद पे वोट लेके थी कि हम 90 दिन में करप्शन का खात्मा करेंगे, वहाँ पर पहले तो जो उनका तरीक़ाकार था जिसके ज़रिए से ये हासिल करना था, उसको सामने आते आते ही 2.5 साल लग गए। केपी का जो एहतसाब कमीशन बनाया पीटीआई ने, और जब वो आ गया चंद महीनों के अंदर उसका कानून तब्दील करके ना सिर्फ उसके हेड को जो है वो इस्तीफा देने पे मजबूर कर दिया गया, बल्कि आज तक उसमें से कोई आवाज़, कोई चूं भी नहीं निकली वहाँ से। और हम आज तक कहते रहे कि वो कौन से केसेस की लिस्ट थी जिसके ऊपर ये मजबूरी बन गई कि आप ये करें। लिहाजा दो जमातों को, जो कराची में बात होती थी कि 230 अरब रुपए और आसिम हुसैन साहब की जो गिरफ्तारी थी और फिर नैब में उनका केस चला, और जो बाकी हम ओमनी ग्रुप के बारे में सुनते रहे, सारी चीज़ें, वो सारा का सारा जो है अब उसकी कोई खबर नहीं आती। पीटीआई की कोई खबर नहीं आती कि वहां पर एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट में जिससे तोरू साहब से निकाला गया, यहाँ कोई और केस जो है को सामने आ रहा है, जबकि पूरे बोर्ड वहां रिजाइन कर रहे हैं यकमुश्त पीडो के। और ऐसी खौफनाक कहानियां आ रही हैं उनके अपने वजीरों की जानब से कि जो एक पूरी मुख्तलिफ दास्तान बता रहे हैं। तो इस माहौल में जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है उसका अभी 2 साल पहले इसी सुप्रीम कोर्ट ने पूरा रिव्यू किया था, और उस रिव्यू, यही चेयरमैन साहब थे उस वक्त भी, और उस रिव्यू में जो 169 केसेस सामने आए, उनकी माली अगर तज्जिया किया जाए तो 99.99% जो है वो बिजनेस पर्सन, ब्यूरोक्रेट और एक्स आर्मी ऑफिशियल्स के ऊपर मुश्तमिल था। जितने भी केसेस थे 179 जो बैंकिंग, प्रॉपर्टी और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स के बारे में थे। और पूरा का पूरा नैब जो है खंगाला गया और ये कहा गया कि अब ये अदारा जो है ये सेहतमंद हो गया इसी सुप्रीम कोर्ट की जानब से। तो इसमें जो तासुर दिया जा रहा है कि जी बहुत ही अकाउंटेबिलिटी हो रही है, वो किस केस में हो रही है? और मैं ये कहना हक में जानब हूँगा कि ये ताज़ा याद करवा दी है एब्डो और प्रोडा के ज़माने की। उस वक्त भी बड़ा चर्चा था कि जी एहतसाब हो रहा है, और वो तमाम जो सियासी मुखालफीन थे उस वक्त की इंतज़ामिया के, उनको जो है एब्डो का और प्रोडा की जद में ले आया गया। और उसके बाद जब अयूब खान हटे और याया खान आया, साथ ही उन्होंने 303 की करप्शन की लिस्ट दी, और उसमें कोई एक सियासतदान भी नहीं था और वो लोग निकाल दिए। और भुट्टो ने आते साथ ही 1294 की लिस्ट दी, उसमें भी कोई सियासतदान नहीं था, सब ये गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स थे। तो इस तरह से ये याद ताज़ा क्यों हो रही है? क्योंकि तासुर ये दिया जा रहा है कि एहतसाब हो रहा है, लेकिन एहतसाब कैसे हो रहा है कि जो दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ने खुद फ्रिवलेस डिक्लेयर की, उस वक्त हमें बताया गया कि जनाब रजिस्ट्रार जो हैं ये कोर्ट के इतने करीब नहीं होते, ये अलहदा होते हैं, ये सिर्फ एक अफसर है, इनका कोई मायना नहीं होता। जबकि जब ये JIT फॉर्म हुई और तब रजिस्ट्रार की जानब से कोई बात सामने आई तो उस वक्त ओन कर लिया गया कि नहीं जी, रजिस्ट्रार जो है वो तो कोर्ट का इंटीग्रल हिस्सा होता है, उसका जो फैसला होता है वो कोर्ट के साथ मुंसलिक होता है, कोर्ट के कहने पे वो करता है जो कुछ करता है, ये हमें बताया गया। लेकिन उस वक्त जब फ्रिवलेस था तो बताया गया कि नहीं जी, जो रजिस्ट्रार है वो तो कोर्ट से अलहदा कोई चीज़ होती है। तो वो ओरिजिनल दरखास्त जो थी जमात इस्लामी की, उसमें 450 जो पैनामा पेपर्स में पाकिस्तानी नामजद थे उनकी लिस्ट थी, वो भी फ्रिवलेस डिक्लेयर कर दी गई 27 अगस्त को, और 29 अगस्त को इमरान खान की शख्स वाहिद पे हुई। और उस लिस्ट में जो इमरान खान में, उसमें वो सारे 450 नहीं थे, सिर्फ शख्स वाहिद था, वो नवाज शरीफ और उनका खानदान और चंद एक कैबिनेट मेंबर जो हैं इसाक डार साहब। तो उस फ्रिवलेस केस को किस तरह से कारआमद बनाया गया, वो लॉकडाउन साजिश थी, और आपके सामने जब वो फेल होगी तो तब ये ताज़ा किया गया। पूरा जमाली का बेंच चला, उसके बाद उन्होंने कहा कि आप कमीशन बना लें, लेकिन ये पहला जिक्र नहीं था कमीशन का।
कमीशन का जिक्र शुरू दिन से अपोजिशन का था। आज भी पीपल्स पार्टी का सेनेट में एक्ट पेंडिंग है जिसमें कमीशन ही बनाना था उन्होंने, और ये मुश्तरका था अपोजिशन का। आज ही नेशनल असेंबली में भी वो बिल जो है मंजूर शुदा जो गवर्नमेंट ने पेश किया था, जिसमें फोरेंसिक अकाउंटेंट और वो तमाम चीजें जो जमाली साहब के पहले खत में बताया गया था अप्रैल में कि इसके बगैर हम ये एहतसाब नहीं कर सकते पैनामा पेपर्स के, तमाम फ्रीकैन की जो है उनके कवायद बताए जाए, उनकी जो कंपनीज की ओनरशिप बताई जाए और कानून को जो है उसको दांत दिए जाए, यानी ट्रूथलेस ना हो। उसके बगैर हम ये कार्रवाई नहीं कर सकते। ये उस वक्त की अदालत का काम था, लेकिन वही फ्रिवलेस दरखास्त जो है बगैर उस लिस्ट के, बगैर किसी उस कवायद के वो कारामद कर दिया गया शख्स वाहिद के लिए। तो चर्चा तो बहुत है अकाउंटेबिलिटी का, लेकिन ये वही चर्चा है जो एब्डो और प्रोडा के जमाने में होता था। और लगता ऐसे है कि जैसे जब भी जमहूरियत कुछ ताकत पकड़ती है, सुलझने लगती है, अपनी जड़ें निकालने लगती है, अपनी जगह पर जो बरतानवी राज के आज़ादी पाकिस्तान से पहले के जो अदारे हैं उनका अवाम की राय के मुताबिक कुछ सामना करने के काबिल होती है, तो कोई ना कोई ऐसा कलीन खींचा जाता है कि सारा प्रोसेस फिर सिफर पे आके दोबारा से शुरू किया जाता है। और ये पहली दफा नहीं हो रहा। मैं आपको जानबूझ के प्रोडा और एब्डो याद करवा रहा हूं, क्योंकि हमेशा से ये एहतसाब के नाम से या एंटी स्टेट एक्टिविटीज या नेशनल सिक्योरिटी रिस्क के नाम से किया गया। आप वो तारीख पढ़ लें कि किस तरह से सिंध के चीफ मिनिस्टर को हटाया गया उस वक्त के जब प्रोडा और एब्डो था, किस तरह दोबारा बनाया गया। और जब ये सारा प्रोसेस हो गया, आते साथ ही याहिया खान ने भी 303 लोग निकाल दिए और आते साथ ही भुट्टो ने भी 1294 लोग निकाल दिए। अभी याद ताज़ा है कि कस्टम्स डिपार्टमेंट में सन 2001-2 में 2000 मुलाजमीन जो है वो निकाल दिए गए थे करप्शन के। वो तो सारे बहाल हो गए विद बैक पे, विद प्रमोशन, विद बेनिफिट। और जो इस वक्त हाल है वो आप देख लें। तो ये जो एक फिजा कायम की गई है जिसमें ये तासुर दिया जा रहा है और जो लोग मुंसलिक ही नहीं है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का अपना ऑर्डर है उसमें मरियम नवाज साहिबा का नाम तक नहीं है और यही डॉक्यूमेंट्स जो थे उस वक्त भी थे। तो फिर जो 12 महीने या 13 महीने कैंपेन चलाई गई उसका फिर कौन जवाब दे है? जिस तरह से उनकी शक्ल बस करके दिखाई गई, खौफनाक मौसीकी दिखाई गई, उनके बारे में क्या क्या बातें हुई और आखिरकार वो उनका नाम तक नहीं आया। और अब दोबारा से वही डॉक्यूमेंट्स को ताज़ा करके फिर से वही मामला जो है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। तो हम समझते हैं कि ये ठीक है, ये मामला बहुत दफा देखा हुआ है पाकिस्तान ने और अवाम भी ये देख रही है। और अवाम तो चाहती है कि नौकरियां आए, अवाम तो चाहती है कि महंगाई का जो दौर है वो खत्म हो, सस्ता ज़माना आए। और पाकिस्तान में, पाकिस्तान की तारीख में कायद आज़म साहब के वक्त से जो शरह महंगाई है वो सबसे कम रही है इस दौर में, 3%, 2%, 4%। और पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हुई है इस नौयत की जानिब के वो पाकिस्तान में नौजवानों के लिए नौकरियां फराहम कर सके, एक इकोनॉमिक ग्रोथ हो, यहां पर पहिया चल सके, लोगों के घर चल सके, उनका बजट चल सके। तो बजाय हम इस तरफ बढ़ते चले जाएं, ये जो एक फिजा बताई जा रही है या एक तासुर दिया जा रहा है उसके खदोखाल मैंने आपको बता दिए। दर हकीकत असल में जो एहतसाब होना चाहिए उसकी तरफ कोई कदम नहीं बढ़ाया जा रहा, बल्कि वो अदारे जो हैं वो इसी मौसम में जितने भी हैं सूबाई सतह पे, मरकजी सतह पर, उनको हम देखते हैं कि वो पीछे धकेले जा रहे हैं और उनका जो मुख्तलिफ जमातें हैं वो फायदा उठा रही हैं और वहां पर खामोशी तारी है। यहां तक कि इमरान खान साहब जो इश्तियारी खान है उनके बारे में हमें जाके अदालत में कहना पड़ा कि जनाब इश्तियारी की तो जमीन कुर्क होती है, भाग सरकार इसकी क्यों नहीं हुई? तो फिर जाके इसका ऑर्डर हुआ 3 साल के बाद, केस चले हुए 3 साल हो गए। तो ये बड़ा खूबसूरत है कि ये जो नया एक आप इसको फोर्स मल्टीप्लाई कर कह लें या जो भी कह लें कि ये टीवी के जरिए ये जो तरीकाकार है कि एक चीज को पब्लिक के जहन में आप इन मशीनरी के जरिए या जो भी है उसको आप रचाने की कोशिश करें, लेकिन ये बार बार फेल हुआ है नून लीग के केस में, क्योंकि तीसरी दफा वजीर आजम साहब पाकिस्तान बने हैं नवाज शरीफ साहब। और ये एक मिनट, और ये जो एहतसाब का बोलबाला है ये हमने उस वक्त भी देखा कि जिस वक्त ताहिरुल कादरी 1 आया था। तो क्लियरली अब आप देखें कि कल ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड का एक खत आया,
ہمیں بتایا گیا کہ جناب یہ آن گوئنگ نہیں ہے، یہ کمپلیٹ انویسٹیگیشن ہے، اس میں اور کوئی نہیں بڑھا جائے گا، صرف ان کو کاغذ سمیٹنے کے لیے ٹائم دیا گیا ہے جوڈیشل اکیڈمی میں. اور پتہ کیا چلا کہ جو آن گوئنگ لکھا ہوا ہے وہ ابھی تک خط جو آ رہے ہیں، اور جو ابھی خط آیا ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو بھی آپ نے تحقیقات کی ہیں برٹش ورجن آئلینڈ میں، ان میں نہ پریما فیسائی کوئی کیس میڈ آؤٹ کیا آپ نے، نہ آپ نے قوانین بتائے ہیں جس کے تحت یہ کرپشن کا کیس ہے، نہ ہی آپ نے اپنی انویسٹیگیشن کی نوعیت بتائی ہے، اور نہ ہی اس میں آپ نے یہ بتایا کہ یہ جو کاغذات آپ مانگ رہے ہیں ان کا اس کے ساتھ کوئی تعلق واضح ہے کہ نہیں ہے. تو اس لیے ہم آپ کی ریکویسٹ کو ٹرن ڈاؤن کرتے ہیں. ہم میوچل لیگل اسسٹنس کے قواعد و ضوابط جو کہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہیں ان کی مطابقت میں آپ کا کوئی کیس نہیں بنتا، اس کا کوئی سر پیر نہیں، اور وہ واپس کر دیا گیا. یہ اس وقت ہے جبکہ جو ایک خط ہم بار بار کہہ رہے ہیں جو لگایا گیا اس کا اس پروسیس کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے، نہ وہ ٹیررزم کے تحت مانگا گیا ہے. ریکارڈ بتا رہی ہے یہ بات، ان کا اپنا ریکارڈ بتا رہا ہے یہ بات، اور ٹیررزم کا تو کوئی الیگیشن ہی نہیں ہے، نہ مریم نواز کے خلاف، نہ حسین یا حسن یا کسی کے نواز شریف کے خلاف بھی نہیں ہے. تو پھر اس ٹیررزم کی مد میں جو یہ مانگا گیا ہے وہ ہمارے خلاف کیسے استعمال ہو سکتا ہے؟ اور یہ قابل سماعت نہیں ہے، اور یہ جے آئی ٹی کی رپورٹ میں بھی لکھا ہوا ہے. لیکن ہم دیکھ رہے کیا ہیں کہ ایک معاملہ جو ہے وہ اس کی ایک رجحان ہے، اس رجحان کے تحت جو ہے نا معاملہ چلتا چلا جا رہا ہے. تو اس لیے ایک منٹ مجھے مکمل کرنے دیں. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستانی عوام یہ معاملہ دیکھ رہی ہے، ہم بڑی اچھی طرح سے اسے پہچانتے ہیں. جو یہ استعفے دینے کی مہم یکلخت راتوں رات برپا ہوئی ہے، جبکہ نواز شریف صاحب تمام عدالتوں کے سامنے جھک گئے ہیں، اور وہ نواز شریف جب لوئر موومنٹ فیل ہو گئی تو جس نے گھر سے قافلہ نکال کر مختلف ناکوں کو توڑتے ہوئے گجرانوالے تک پہنچے، اس وقت یہ کون سا مافیا تھا؟ اس وقت یہ سسیلین تھا یا لاہوری مافیا تھا؟ کون سا مافیا تھا جو عدلیہ کی بحالی کی تاریخ میں ایک کلیدی کردار ادا کرتا ہے، جس کی وجہ سے یہ تمام جو اس وقت گھروں میں بند تھے؟ تو اس وقت یہ کون صاحب تھے؟ یہ گاڈ فادر تھے. یہ اس وقت ان کی ویلتھ جو تھی وہ ان نون مین سے تھی. جب ان کی جانچ پڑتال کی گئی 10 سال کے لیے، اس سے پہلے جب ان کی کئی مرتبہ جانچ پڑتال کی گئی، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. سب کو پتہ ہے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو برطانوی راج کی آزادی کے بعد جو انتظامیہ ہمیں دی گئی ہے، یہ اس ملک کو 70 سال چلاتی رہی ہے، اور اس کی وجہ سے جب جمہوریت اپنے پاؤں پکڑتی ہے یا آئین کی مطابقت میں جو اصل منبع ہے فیصلے کرنے کا، پالیسی بنانے کا، طاقت پاکستان کی عوام کی استعمال کرنے کا ان کی رائے میں، وہ جب بھی اپنا رجحان پکڑتا ہے تو کوئی نہ کوئی نیا سپیڈ بریکر، کوئی نئی ہینڈ بریک بنائی جاتی ہے. مختلف طریقوں سے ایجاد ہوتی رہی ہے. یہ جو ہے 2017 ماڈل یا 2016 ماڈل آپ کہہ سکتے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں میری مکمل ہو لیں دے پلیز. تو ہم سمجھتے ہیں آپ کو یہ فریولس میں نے تو نہیں لکھا نا جی، آپ کو نہیں پتا کون بنا رہا ہے. یہ جو 450 جو لوگ تھے جماعت اسلامی کی درخواست میں، وہ جنوری کے مہینے میں انہوں نے نئی درخواست داخل کی جس میں وہ سارے ختم کر دی اور صرف نواز شریف پہ رکھا. یہ میں نے تو نہیں کیا نا جی، یہ کس نے کیا؟ جب پہلے دن سے بات ساری کمیشن کی ہوتی آئی ہے، اور جمالی بینچ کا پہلا آرڈر جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ تمام فریقین اس پہ آمادہ ہیں کہ کمیشن بنایا جائے، تو وہ قصہ جو ہے نا کس طریقے سے وہ جے آئی ٹی میں تبدیل ہو جاتا ہے، وہ میں نے کیا تھا. یہ ساری چیزیں تو ہوئی ہیں نا. یہ جو آپ نے سارا کچھ سنا کہ کس طرح سے یہ جے آئی ٹی کام کرتی رہی ہے، خود اس بینچ نے، اسی جے آئی ٹی کے اوپر خود انکوائری کروائی، انہوں نے ہی آرڈر کی. تو آپ میرے سے پوچھ رہے ہیں کہ جی یہ کیسے ہوا ہے، کیا نہیں ہوا؟ آپ کو نہیں، آپ کو ایک ایک لمحے کا پتہ ہے آپ کو. تو اس میں ایک منٹ معاذہ بات کر لیں. تو اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی فیصلہ آئے گا اس کو ہم دیکھیں گے، اور جو بھی ہمارا قانونی ضابطہ کے متحد اور جمہوریت اور سیاست کے مطابق جو ہمارا جواب ہوا ہم ضرور دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، پرائم منسٹر نواز شریف نے ویریفائڈ، نوٹرائزڈ اور اوتھینٹیکیٹڈ ڈاکیومنٹس دیے ہیں. یار یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. ویریفائڈ، نوٹرائزڈ اور اوتھینٹیکیٹڈ ڈاکیومنٹس دیے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ قوم کے سامنے لایا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ پولیٹیکل پارٹیز جس طرح پیپلز پارٹی ہے، جن کا اے بی آئی کا سکینڈل ہے، ہڈ سکینڈل ہے، دیگر سکینڈل ہیں، وہ کس منہ سے احتساب کے لیے آتے ہیں؟ جو مشرف کی پارٹی ہے جس نے 10 سال اقتدار لوٹا، وہ کس منہ سے احتساب کے لیے آتے ہیں؟ جو یہ عمران خان ہے جس نے بنی غالہ کی پراپرٹی کا جو ہے احتساب دینا ہے، جو ایبسکونڈر ہے، وہ آپ کو